नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, साइंस का पोर्शन जो था उसको शुरुआत किए हैं। साइंस में जितनी भी चीजें बनती हैं, जितने भी आपके एग्जाम जो अभी आगामी एग्जाम है, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जितने भी आपके प्रश्न बनते होंगे, लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज उसको पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो तथ्य दिए गए, उसके साथ साथ उसके भी क्वेश्चन को भी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो साथियों, हम लोग कल शुरुआत किए थे। कल हम लोगों ने क्या देखा, मापन, मेजरमेंट क्या होता है, उसमें उसके चीजों को देखे, क्या क्या चीजें होती है, उसके प्रकार को देखे, जितनी भी चीजें उसके होती है एक एक करके उसको समझा हम लोगों ने। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने इसको भी किया। साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी मोशन। मोशन बार बार हर एग्जाम में आपके पूछती है कि गति क्या होती है, इसके प्रकार जो प्रश्न बनते हैं, इसके उदाहरणों से जो देकर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे गति क्या होती है, गति के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, बाकी जो जो चीजें होती है उसको अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जितने भी अब तक के प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं आपके आए हुए प्रीवियस ईयर के, और जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग करके इसी साथ हम लोग प्रश्न भी इसके साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है मोशन। मोशन के बारे में समझेंगे। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे जो भी परीक्षाएं होती है, जिसमें जो भी परीक्षाएं होती है, उसमें क्या होता है, ये चीज ऐसी टॉपिक ही है कि हमेशा पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, समझते हैं मोशन क्या होता है। बार बार सब लोग कहते हैं भाई गति क्या होती है, गति के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे। तो सामान्य शब्दों में अगर गति का अध्ययन करते तो क्या, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अर्थात अपने चारों ओर जो पर्यावरण में जो परिवर्तन होते रहते हैं, एक प्रकार से हम उसको भी क्या कर सकते हैं, गति का रूप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं गति क्या होती है, गति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या है, सामान्य शब्दों में गति को हम क्या कह सकते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। साथियों, एक लाइन की अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति का रूप दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं गति, मोशन। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है, जैसे जैसे उदाहरण देखिए, नदी में चलती हुई नाव, नदी में चलती हुई क्या करती है, गति करती रहती है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये सब गति के उदाहरण हैं। ठीक है, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, चल फिर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, गति के अंतर्गत तो आ रहे हैं। कोई न कोई हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यही चीज क्या होती है, हमारी गति। हम कह सकते हैं हमारे चारों ओर को जो कहा गया, वस्तु अपनी स्थिति में चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या करती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, वही हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते हैं गति के बारे में और कुछ चीजें देखते हैं। गति के प्रकार, सामान्य शब्दों में गति के प्रकार को देख लेते हैं। तो दिशा के अनुसार गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। पहला है एक आयामी गति, दूसरा है दो आयामी गति, तीसरा है तीन आयामी गति। ठीक है, तो दिशा के अनुसार हो गया। फिर देखते हैं गति के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जो गति के अन्य प्रकार होते हैं उसको भी देखते हैं, इससे प्रश्न बनते रहते हैं। पहला अनुवाद की गति, दूसरा है आवधिक गति, तीसरा है वृत्तीय गति। ठीक है, तो इन सब चीजों से भी क्या होते हैं, प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। पहला हम लोग गति के बारे में देखेंगे। पहला गति कौन सी थी हमारी, तो उसको देखते हैं। कौन सी गति हमारी है, तो दोलन अथवा कंपन गति। बहुत ही परीक्षा में बार बार इसके उदाहरण पूछने को मिलते हैं। ठीक है, बार बार आप लोग देखते होंगे इसके उदाहरण जो होते हैं वो परीक्षा में दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो इसे उस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे कोई भी पिंड, मान लीजिए कोई एक पिंड हो गया, वो क्या करता है, अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब क्या होता है, गति करता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, दोलन अथवा क्या कहलाती है, कंपन गति कहलाती है। चलिए इसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न हो यही उदाहरण मिलते होंगे। पहला है घड़ी के पेंडुलम की गति। बार बार पूछता है कि घड़ी के पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है, तो आप लोग क्या याद करेंगे, दोलन अथवा कंपन गति है ये। आगे बढ़ते हैं, एक सिरे पर स्थित तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्प्रिंग की गति किस प्रकार की गति है, जो एक सिरे पर छोड़ी जाती है स्प्रिंग, दूसरे सिरे से क्या होती है, छोड़कर पकड़ी जो स्प्रिंग होती है वो किस प्रकार की गति है, तो वो भी क्या होती है, दोलन अथवा कंपन गति के अंतर्गत आती है। अगला है सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा की गई गति।
कंपन जो होती है सितार बजाते समय, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा भी गया आपके, सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि गति किस प्रकार गति है, तो कैसी गति, दोलन अथवा कंपन गति है। फिर अंतिम हमारा दिया झूले की गति, झूले की गति किस प्रकार की गति है, तो ये भी कैसी गति है, आपकी दोलन अथवा कंपन गति के अंतर्गत आती है। तो ये थे क्या साथियों, दोलन अथवा कंपन गति, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ जो आपको हुबहू परीक्षा में देखने को मिलते होंगे। बढ़ते आगे, देखते हैं क्या हमारा है। अगला है घूर्णन गति, ये भी आपकी पूछी जाती है परीक्षा में बार बार, इसके जो उदाहरण देते हैं इसके भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो, तो उस प्रकार की गति को हम कौन सा नाम देते हैं, तो घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति हमारी क्या होती है कि ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमते रहते हैं, तो ऐसी गति को हम कौन सा नाम कहते हैं, कौन सी गति कहते हैं, तो घूर्णन गति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए देखते हैं, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन आपको याद होगा कैसी गति है, तो ये घूर्णन गति बार बार पूछा जाता है। फिर दिया है हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति जो होती है वो किस प्रकार की गति है, तो ये घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। आगे लट्टू की गति आदि क्या होते हैं, घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। ये सब क्या होते हैं, घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने क्या देखा, घूर्णन गति को देखा। बढ़ते आगे देखते हैं अगला है अनुवाद की गति। इसको आप लोग जानते भी होंगे, मतलब थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, अनुवाद की गति क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अनुवाद की गति क्या होती है, कहा गया है जब किसी वस्तु के सभी भाग एक निश्चित समय में समान दूरी को स्थानांतरित करते हैं, तो इसे संक्रमणकालीन गति के रूप में भी क्या होता है, जाना जाता है। अनुवाद गति को हम संक्रमणकालीन गति के रूप में भी जानते हैं। चलिए उदाहरण भी देखते हैं, इसके उदाहरण को देखते हैं, अनुवाद गति कौन कौन से उदाहरण होते हैं। एक ट्रैक पर चलती एक साइकिल, सड़क पर एक आदमी चलता, मतलब सड़क पर चलता हुआ एक आदमी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ये सब कैसे हैं, तो अनुवाद गति की। बार बार आकाश में उड़ते पक्षी आपके पूछा जाता है किस प्रकार की गति है, तो वह अनुवाद गति है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सड़क पर एक आदमी, ये सब किस प्रकार की गति है, तो अनुवाद गति के अंतर्गत ये सब आते हैं। बढ़ते हैं आगे देखेंगे, हमारा अगला दिया आवधिक गति। अगला हमारा क्या है, आवधिक गति। आवधिक गति क्या होती है, एक गति जो समय के बराबर अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। एक गति जो समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, आवधिक गति के रूप में जानी जाती है। आमतौर पर इस गति के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं ज्यादातर किस मौसम में होती है, तो फॉर्म मौसम में होती है। आवधिक गति के उदाहरण देखते हैं। एक चलती हुई पेंडुलम, एक काम की घड़ी के हम जो हाथ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सब कैसी है, तो ये किस प्रकार गति है, तो ये आवधिक गति के अंतर्गत आती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे साथियों वृत्तीय गति। वृत्तीय गति बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, इसको भी देखते हैं। वृत्तीय गति क्या होती है, कहते हैं जब कोई वस्तु लगातार एक मार्ग में घूम रही होती है, तो जब कोई वस्तु लगातार एक मार्ग में घूम रही होती है तो उसे वृत्ताकार गति कहा जाता है। यह परिपत्र गति, वस्तु की गति स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें इसमें कहते हैं। जब कोई वस्तु लगातार एक मार्ग में घूम रही है तो क्या कर रही है, उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे क्या होती है, जब कोई वस्तु एक मार्ग में लगातार घूम रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति का रूप देते हैं। चलिए देखते हैं वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर गति करती है, किस प्रकार की गति है, तो ये भी कौन सी गति हमारी है, तो वृत्तीय गति है। एक साइकिल या पार्क के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार, एक साइकिल या पार्क पे उसके ट्रैक पर चलती हुई कार किस प्रकार की गति है, तो ये भी वृत्तीय गति है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी किस प्रकार की गति है, तो ये भी वृत्तीय गति है। इस चीज को आप लोग पृथ्वी और ये अपनी धुरी पर पृथ्वी को याद करिएगा, किस प्रकार गति है, वृत्तीय गति के अंतर्गत आती है। अगला बढ़ते देखते हैं। अगला हमारे साथ रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है, चलिए रेखीय गति को भी हम लोग देख लेते हैं। रेखिक गति को बिना किसी विचलन के एक सीधी रेखा पर शरीर की गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, आगे दिया है रेखिक गति के महत्वपूर्ण उदाहरण। एक एथलीट एक पार्क के सीधे ट्रैक पर चल रहा है, ये किस प्रकार गति है, तो ये रेखीय गति है। एक पिस्तौल से चली गोली हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। पिस्तौल से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमेशा किस रेखा में चलती है,
सीधी या सरल रेखा में चलती है, वो भी हमारी किस प्रकार की गति है, तो वो हमारी सरल रेखी गति है, ठीक है, या फिर रेखी गति हम इसको कह सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है साथियों एक समान गति। अब देखते हैं एक समान गति क्या होती है। एक समान गति को हम लोग देख लेते हैं। एक शरीर को एक समान गति की स्थिति में कहा जा सकता है। एक शरीर जो होती है उसको क्या कहते हैं, एक समान गति के रूप में भी कहा जा सकता है। आगे कहता है जब यह समय के बराबर अंतराल में समान दूरी को कवर करता है, ऐसे मामलों में यदि हम ग्राफ पर गति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह एक सीधी सरल रेखा में होगी। आगे दिया है एक समान गति की सामान्यता उदाहरण देखते हैं। स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, स्थिर गति पर एक निर्धारित ऊंचाई पर उड़ता विमान, ये किस प्रकार की गति है, तो ये क्या होते हैं, एक समान गति के रूप में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे साथी बहुत इंपॉर्टेंट, गति का समीकरण। चलिए देखते हैं, गति के समीकरण को भी हमारे एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन सा गति का समीकरण है, तो ठीक है इसको देखते हैं। गति का मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं, मतलब मुख्य रूप से कितने समीकरण होते हैं, तो 3 होते हैं। तो चलिए गति के पहले समीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि गति का पहला समीकरण क्या कहता है। गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार वस्तु पर लगाया गया अंतिम वेग, वस्तु पर लगाया गया अंतिम वेग उस पर लगाए गए प्रारंभिक वेग तथा त्वरण और समय के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये हमारा कौन सा गति का प्रथम समीकरण हमारा यही कहता है कि वस्तु पर लगाया गया अंतिम वेग वस्तु पर लगाए गए प्रारंभिक वेग तथा उसका जो त्वरण होता है, त्वरण और समय के गुणनफल को क्या होता है, बराबर होता है। तो गति का प्रथम समीकरण हमारा क्या कहता है, इसको हम दर्शा सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। v हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्रारंभिक वेग, u क्या है अंतिम वेग, ये हमारा क्या है त्वरण हो जाएगा, और t हमारा वहां पर क्या होता है, समय को दर्शाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं क्या कहता है कि वह किसी वस्तु पर लगाया गया अंतिम वेग उस वस्तु पर लगाए गए प्रारंभिक वेग तथा उसके समय जो होते हैं, उसके प्रारंभिक वेग तथा त्वरण जो होते हैं, त्वरण तथा समय के अनुपात के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, इसको जरूर देख के आइएगा। अगला बढ़ते हैं द्वितीय समीकरण को देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण को देखते हैं। गति की द्वितीय समीकरण के अनुसार वस्तु पर लगाया गया प्रारंभिक वेग, ध्यान दीजिएगा, वस्तु पर लगाया गया प्रारंभिक वेग तथा समय का गुणनफल उस पर लगाए गए त्वरण और समय के वर्ग के गुणनफल के आधा का योग उस पर लगाए गए विस्थापन के बराबर होता है। इसका समीकरण क्या कहता है, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, इसका यहाँ पर समीकरण होता है। गति के द्वितीय समीकरण यही होता है साथियों, इसको देख के जाइएगा, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है। गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, गति के तृतीय समीकरण के अनुसार प्रारंभिक वेग के वर्ग तथा त्वरण और विस्थापन के गुणनफल का 2 गुना वस्तु पर लगाए गए अंतिम वेग के वर्ग के बराबर होता है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि प्रारंभिक वेग के वर्ग, किसके वर्ग, प्रारंभिक वेग जो होगा उसका वर्ग, और प्लस कहता है त्वरण और विस्थापन, त्वरण और इसके प्लस जो होगा विस्थापन, त्वरण और विस्थापन के गुणनफल का 2 गुना, त्वरण और विस्थापन के गुणनफल का 2 गुना वस्तु पर लगाए गए अंतिम वेग के वर्ग के बराबर होता है, अंतिम वेग के वर्ग के बराबर होता है। इसका सूत्र क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये क्या होता है, इसका समीकरण होता है। जैसे हम कह सकते हैं s बराबर क्या होता है, विस्थापन हम कह सकते हैं, u बराबर आरंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर अपरिवर्तनशील जो त्वरण होता है, और t बराबर हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है। v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रथम होता है। इसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर द्वितीय समीकरण होता है। तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या होता है, तृतीय समीकरण के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़तेंगे, आगे देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी क्या है, गति के नियम। गति के नियम से आपके परीक्षा में हमेशा प्रश्न देखने को मिलते होंगे। आप जब भी जाते होंगे परीक्षा देने, उसके उदाहरण से नियम आपको जरूर मिलते होंगे, जो उदाहरण दिए रहते हैं कि ये किस प्रकार की कौन सी गति है, न्यूटन की कौन सी गति से ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये हमेशा प्रश्न बनते ही रहते हैं। चलिए, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1867 में अपनी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा साथियों, क्या था, प्रिंसिपिया।
पुस्तक का नाम इनका क्या था? प्रिंसिपिया पुस्तक का नाम था। में गति के नियम दिए। न्यूटन के अनुसार गति के 3 नियम होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले ये नियम कब दिया था? तो 1687 में इन्होंने ये नियम दिया था। और किसमें दिया था अगर बात करेगा तो पुस्तक कौन सी थी इनकी? प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। चलिए गति के नियम को हम देखते हैं। गति के प्रथम नियम को हम लोग देखते हैं। गति का प्रथम नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। गति के प्रथम नियम को इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये बार बार परीक्षा में कि जड़त्व का नियम किससे लिया गया है? तो गति के प्रथम नियम से लिया गया है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के शब्दों में इस नियम में बताया गया है प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अथवा एक समान वेग अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या कारक न लगाया जाए, उसके अवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि जब तक कोई प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। चलिए आगे बढ़ते इसमें और कुछ भी देते हैं। इसका अर्थ यह है कि गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, यही क्या कहता है? गति का प्रथम नियम कहता है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत ध्यान से याद करिएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे पेड़ पर लगे फल स्थिर अवस्था में रहते हैं जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, और यदि उस पेड़ को हिला दिया जाए तो उसके जो पेड़ के जो फल फूल होते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। किसके कारण गिर जाते हैं? तो गति के कारण गिर जाते हैं। बार बार पूछा जाता है पेड़ पर लगे फल जो होते हैं वो किस प्रकार की गति के नियम के अंतर्गत आते हैं? तो गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं। गति का प्रथम नियम यही कहता है यदि किसी वस्तु की अवस्था में अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जाए, अगर वह स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, ये कहता है गति का प्रथम नियम। आगे देखते हैं। अगला है गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि गति के द्वितीय नियम को किसका नियम कहते हैं? तो संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपातिक होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। कहने का तात्पर्य ये किसी वस्तु के संवेग में जो बदलाव आता है वह उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा समान दिशा में क्या होता है? वह घटित होता है। ये कौन सा नियम है? तो गति का द्वितीय नियम है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। तेजी से आते हुए गेंद को कैच करने के लिए गेंदबाज अपने हाथों को हल्का पीछे की ओर ले जाता है ताकि गेंद का वेट कम हो सके और उसे चोट ना लगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या करता है? अपने संवेग को कम करता है। ये भी आपके परीक्षा में, इससे भी आपको आगे प्रश्न भी मिलेंगे इस पर, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं। अगला देखेंगे गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। बार बार पूछा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के किस नियम को कहते हैं? तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहते हैं इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर एक दिशा से क्रिया होती है तो विपरीत दिशा से उस वस्तु पर प्रतिक्रिया भी होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर किसी वस्तु पर एक दिशा से अगर कोई क्रिया हो रही है तो वही क्या होगी? उसकी विपरीत दिशा जो होगी उस पर भी क्या होगी? वही क्रिया प्रतिक्रिया होगी। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यदि हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है तथा हमें पीछे की ओर झटका लगाती है, या एक बल का अनुभव होता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मान लीजिए कोई बंदूक चलाता है तो गोली क्या होती है? आगे तरफ जाती है, लेकिन झटका क्या लगता है? पीछे की तरफ लगता है। यही क्या हुआ? क्रिया भी हुई और प्रतिक्रिया भी हुई। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम कुछ इस पर प्रश्न को देखेंगे, कौन कौन सी प्रश्न बने हुए हैं, क्या क्या प्रश्न है इसके अंतर्गत। जो भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी इसमें शामिल है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को भी इसके हिसाब देखते चलते हैं। पहला पूछा है न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? देखिए आ गया, जो भी हम थ्योरी में पढ़े उससे आ गया प्रश्न, आया हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में। तो न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? क्या संवेग से है, क्या जड़त्व से, त्वरण से, कि भार से है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम बताए थे, फिर उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया है वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है
न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है पेपर में कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ऑप्शन पहला है गति का पहला नियम से, गति का दूसरा नियम से, गति का तीसरा नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो गति के दूसरे नियम से हमें क्या होती है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी परीक्षा में आपके आया हुआ प्रश्न है। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करता है। पहला है कोणीय संवेग संरक्षण, दूसरा है रैखिक संवेग संरक्षण, तीसरा है गति का प्रथम नियम, और चौथा है क्या? सापेक्षता का नियम। तो जो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आधारित है साथियों, तो क्या होता है? हमारा बी वाला ऑप्शन जो दिया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख के आइएगा, परीक्षा में पूछा भी, बहुत बार पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता आधारित है, तो रैखिक संवेग संरक्षण पर वो कार्य करता है या आधारित है। ऑप्शन भी हमारा इसमें सही है। अगला देखते हैं, वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके। ठीक है, उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया है अपवहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, दूसरा है विसरण प्रसार या छितराव कहते हैं, तीसरा है विपरीत परासरण, और चौथा क्या है? अपकेंद्रण। तो हमारा जो वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्या करता है? हमारा डी वाला ऑप्शन जो है यही क्या होगा? इसमें सही होगा, ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब किसमें बदलाव नहीं होता है? क्या त्वरण में, क्या गति में, क्या स्थितिज ऊर्जा में, क्या दूरी में? तो हम किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकेंगे ऊर्ध्वाधर, तो दूरी में तो बिल्कुल भाई हम किसी दूरी से फेंकेंगे, उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगी उसमें परिवर्तन, गति में, लेकिन त्वरण उसका वही रहेगा, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यही त्वरण क्या रहता है? अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन हमारा ए वाला जो दिया है वहां पर वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? मतलब वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु क्या करती है? यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है? ऑप्शन पहला है औसत वेग एक चरण पूरा करने में लिए समय पर है, निर्धारित होता है, निर्भर है। दूसरा है 1 होता है। तीसरा ऑप्शन है औसत वेग और औसत गति के समान होता है, और चौथा ऑप्शन क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड का समय लेती है तो उसका औसत वेग क्या होगा साथियों? जब वो क्या करेगी, किसी वृत्ताकार मार्ग पर अगर वो चलती है तो क्या करती है? चलने में, पूर्ण करने में 1 सेकंड का समय लेती है। मान लो यहाँ से तक चली, 1 सेकंड का समय ली, फिर क्या हुआ? वहीं पर आके वो रुकी, तो उसका जो विस्थापन होगा साथियों, उसका जो औसत होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 0 माना जाएगा। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, वो क्या होगा? 0 माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से मान लीजिए कोई वस्तु गिराई जाती है तो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? क्या एक समान त्वरण का है, क्या असमान त्वरण का है, कि नियत वेग का है, कि नियत गति का है? तो मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिराई जाती है तो किस प्रकार की गति होती है, तो किस प्रकार त्वरण होता है? ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया है, एक समान त्वरण जो दिया है, ये क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते आगे देखते हैं। सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ये भी आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी की पहिए की गति जो होती है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? क्या साथियों दोलनकारी व घूर्णन गति होती है? क्या दोलनकारी व रूपांतरित गति होती है? क्या आगे दिया रूपांतरित व घूर्णन गति होती है? क्या केवल रूपांतरित गति होती है? तो ये क्या होती है साथियों? सड़क पर अगर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति की अगर बात करें किस प्रकार की गति है, तो ये क्या होता है साथियों? इसमें क्या दोलन व घूर्णन गति होगी? क्या इसमें दोलन व रूपांतरित गति होगी? तो रूपांतरित व घूर्णन गति होगी कि केवल रूपांतरित गति होगी? तो इसमें देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन दिया है साथियों, हमारा जो सी वाला ऑप्शन है यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, रूपांतरित व घूर्णन गति होगी। आगे देखते हैं।
उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमने निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। मतलब एक टेनिस बॉल को और एक क्रिकेट की बॉल को क्या होता है, उस समान द्रव्यमान से ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार उसको रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। अधिक बल की, कम या न्यून बल की, समान बल की, अनंत बल की। एक टेनिस की गेंद होती है, एक क्या होती है, क्रिकेट की गेंद होती है। तो उसमें क्या होगी साथियों, अगर क्रिकेट की गेंद फेंका जाएगा तो उसमें क्या होगा, क्रिकेट जो गेंद होगी उसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब क्या होता है साथियों, छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किस प्रकार का है, क्या जड़त्व के कारण, क्या पृष्ठीय भार के कारण, क्या छड़ी की गति के कारण, क्या धूल के कणों में सघनता के कारण। अगर हम क्या करते हैं, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो क्या होता है, धूल के कण जो बाहर आते हैं वो किसके कारण होता है, वो क्या होते हैं, जड़त्व के कारण आते हैं। जड़त्व के कारण क्या होते हैं, आते हैं। एक सेकंड हम पिछला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा उसको। रूपांतरित व घूर्णन गति, सही है आपका ये। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है, क्यों। अभी हम लोग थ्योरी में इसको पढ़े हैं। गेंद के संवेग दर परिवर्तन दर को कम हो जाए जिससे चोट नहीं लग पहुंचे। बी है, गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम होने लगता है जिससे हाथों को चोट नहीं लगती है। सी है, कुछ खिलाड़ी अपने हाथों को इसलिए पीछे हटाते हैं जिससे उनके खेलने का स्टाइल नया बना रहे। डी है, ताकि खिलाड़ी मजबूती से गेंद को पकड़ जाए। तो साथियों क्या करता है, गेंद जो कैच कोई करता है खिलाड़ी तो उसको क्या होती है, चोट क्यों नहीं लगती, क्योंकि क्या करता है, गेंद का जो संवेग, आपसे पहला ही सही होगा, गेंद के संवेग परिवर्तन दर कम हो जाए। वो क्या करता है, संवेग को कम करता है, इसीलिए क्या होती है, उसे चोट महसूस नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। ऑप्शन ए है जड़त्वाघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व और डी है गति का तीसरा नियम। तो इसमें क्या होगा साथियों, विश्राम जड़त्व, हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अश्व जो एकाएक अगर चल रहा है तो फिर क्या अश्वारोही गिरने का आशंका क्या होगी, वो विश्राम जड़त्व पर निर्भर करेगी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, किसके कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। बी है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारते क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तीसरा है, खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, यह जड़त्व उत्पन्न करता है। तो देखते कौन सा कथन विचार करना, कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2, उपयुक्त सभी। तो चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री का पीछे गिर जाना ये जड़त्व कारण बिल्कुल सही है। बंदूक के पीछे की ओर झटका मारती है भी किसका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हम पहले बता चुके हैं। अगर बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वो सरल रेखा में गति करती है, लेकिन वो क्या करती है, झटका अगर गोली बाहर जब जाती है तो झटका क्या होती है, पीछे की तरफ देती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये क्या होता है, गति के तीसरे नियम को कहते हैं। इसके बाद खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व कारण बिल्कुल नहीं होता है। ये ऑप्शन सही गलत है साथियों। तो 1 और 2 हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा यहीं पर यह क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने गति को देखा। हम आप गति में जितने भी मोशन में जितनी भी चीजें आती थी गति में हम लोगों ने एक एक करके देखा। साथ ही जो अब तक के आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने प्रश्नों को भी एक एक करके देखा। तो साथियों हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कमेंट करें, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करें, शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।